हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने वाले जीव जनन कैसे करते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर है एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट कवर करने जाने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में हम लोग कवर करेंगे आज कि मानव में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। पहले हम लोगों ने देखा कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अलैंगिक और लैंगिक को डिस्कस कर लिया है, और फिर हम लोगों ने लैंगिक में फूल के जो प्रजनन होती है उसको भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें मानव में प्रजनन की प्रक्रिया को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। कोशिका किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये मानव प्रजनन की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। ये तो हम लोग को क्लियर है। इसमें कह रहा है कि लैंगिक परिपक्वता का होना जरूरी है। ठीक है, तो लैंगिक परिपक्वता में क्या होता है कि नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यौनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन है जो देखने को मिलते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, किशोरों के में एक समान, तो किशोर जो होते हैं उनमें एक समान होते हैं। जैसे आपके जो क्या कहते हैं, जो भी सीक्रेट एरिया है, कांख व जनन अंग के पास में गहरे बालों का उगना। ठीक है, त्वचा का तेलीय होना और मुहासे का निकलना। ठीक है, लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि और रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना और आवाज फटना। ठीक है, तो ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ठीक है, नर जनन तंत्र, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं, और वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु के बनने में आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हो कि वृषण जो है आपके बॉडी, जो आपका जो उदर है उसके नीचे है, नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो आपका तापमान है, इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम तापमान की इसे आवश्यकता होती है। नर युग्मक शुक्राणु यहीं पर बनते हैं। ठीक है, और वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, और टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, और लड़कों में यौनारंभ में परिवर्तन का कार्य है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है। तो कार्य क्या है? शुक्राणु का उत्पादन का नियंत्रण करेगा और लड़कों में यौनारंभ में परिवर्तन करेगा। जब हम लोगों ने ये एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अंतःस्रावी ग्रंथि, तब भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले, वो आपके नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है? ये शुक्राणु को वृषण से शिशिन तक पहुंचाता है। तो ये आप देखिए शुक्रवाहिनी, ये आपका शुक्राशय हो गया, आपका ये शुक्रवाहिनी, ये ठीक है शुक्रवाहिनी, ये आपका जो है शुक्रवाहिनी है, दिख रहा है आपको ये एक पैसेज, तो यही है आपका शुक्रवाहिनी, ये वाला। ठीक है, तो यहीं से ये जो है मूव करता है, यही इसका मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूत्र मार्ग, या मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग होता है। तो यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों के लिए एक ही सेम पैसेज होता है। ठीक है, एक कि मूत्र के लिए भी और वीर्य के लिए भी ये बाहर जाने का एक मार्ग होता है, या बाहरी आवरण के साथ इसे शिशिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ही मार्ग है, इसी मार्ग द्वारा क्या भी जाएगा, मूत्र मार्ग भी यही है, सेम है, और वृषण जो आपका यहाँ से निकलेगा, क्या कहते हैं, जो आपका स्पर्म्स, शुक्रवाहिनी का भी यही रास्ता है, सेम रास्ता, ये एक ही रास्ता है। ठीक है, पर फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखिए संबंधित ग्रंथि, और कौन सी ग्रंथि? शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, और अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इसे शुक्राणु तरल माध्यम हो जाता है। तो जब ये आपका
संबंधित ग्रंथियां क्या करती है, उसको लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे वो क्या कर सके, इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, यह माध्यम उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो ये एक माध्यम है जिसमें आपको फ्लो करने के लिए एक जगह दे रहा है, माध्यम दे रहा है, तरलता माध्यम, साथ ही साथ उन्हें पोषण भी प्रदान कर रहा है। उसके स्थानांतरण में भी सहायता करता है। तो स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इससे सहायता मिलेगी। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनता है। तो शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव, ये दोनों मिलकर वीर्य बनता है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम, ये डायग्राम है। तो यहां से आपका ये निर्माण होगा और निर्माण होकर यहां से ये यहां तक पहुंचेगा और यहां से फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या है? अंडाशय है पहला, कि मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर मादा युग्मक है ना, और अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। मतलब जिस टाइम पे एक जो फीमेल गर्ल का जन्म होता है, उसी टाइम पे इसके जो बॉडी है उसमें अंडाशय होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। जब यौनारंभ आएगा, ठीक है, तब यहाँ से जो अंडे हैं वो परिपक्व होने लगेंगे और 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडे उत्पन्न करेंगे। तो 2 होगा आपका। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो 2 अंडाशय है, ये और ये। तो यहाँ से अल्टरनेट एक बार इधर से और एक बार इधर से फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो जैसे हम लोग मेल में पढ़े कि वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य करता है, उसी तरह यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन भी कार्य करता है फीमेल में। नेक्स्ट है अंडवाहिका, फेलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण कराती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अंडवाहिका, ये वाला है आपका अंडवाहिका। तो ये अंडवाहिका का क्या कार्य है कि अंडवाहिका यहाँ से अंडाशय से अंडे को यहाँ आपका जो गर्भ है यहाँ तक पहुंचाएगी। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। तो जहाँ यहीं पर आपका यहाँ से बाहर से आपका यहाँ पे शुक्राणु प्रेजेंट होगा, शुक्राणु आएगा। ठीक है, एंटर करेगा बॉडी में यहाँ से और फिर एंटर करेगा यहाँ से, और यहाँ पर से जो आपका एग्स है वो यहाँ आएगा और यहाँ पर दोनों मीट करेंगे। ठीक है, गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीव द्वारा योनि खुलती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहीं पर शिशु का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे एग्स आ चुका है और यहाँ बाहर से स्पर्म भी आ चुका है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जब मीट करेंगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे निषेचन। ठीक है, और इस समय क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर फॉर्म होता है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक लेयर फॉर्म होगा यहाँ पर ब्लड का, जिसे क्या कहेंगे, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करती है, कुशनिंग करती है। किसे, जो आपका यहाँ पर एग और स्पर्म जो मीट करके बनाएगा ज़ायगोट युग्मनज, उसे कुशनिंग करने का काम करेगी और उसे न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। जब अंडा कोशिका में निषेचन होता है, ठीक है, तो निषेचन में क्या होगा कि निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने बताया यहाँ पे आपका रोपित हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लासेंटा क्या होता है, तो प्लासेंटा आपका ये है। ठीक है, ये प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा का क्या कार्य है, प्लासेंटा एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तशरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषण भ्रूण को प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषण तत्व जो है बच्चे को पहुंचाएगा और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का भी निपटारा करेगा। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करेगा, ये निपटारा करेगा। ठीक है, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। तो ये जो 9 महीने का समय होता है, इस अवधि को गर्भकाल कहा जाता है। ठीक है, जब नहीं होता है, ये तो हम लोगों ने देखा कि जब निषेचन हो जाता है। ठीक है, जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है,
हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। मतलब हर महीने ये तैयार होता है, यहाँ से अंडे आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। तो हर महीने ऐसा होता है। और फिर क्या होता है कि गर्भाशय की भित्ति मंसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है। तो जो मसल वगैरह है, भित्ति अंदर की जो, वो स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंडा प्रेजेंट है पर यहाँ पर स्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है, शुक्राणु नहीं आया, तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ अंडा रहेगा नहीं, ठीक है। उसका क्या होगा, तो वो क्या होगा कि अतः पर्थ धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये 40 से 50 की उम्र में के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, ठीक है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो एक होता है आपका रजो का मतलब शुरुआत होगा, ठीक है, और एक आपका निवृत्ति हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनन स्वास्थ्य, तो जनन जब भी करते हैं तो उसका कुछ स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को कोई भी डिजीज ना हो, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहना नहीं होता है, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना, व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ होना, तभी जाकर आप स्वस्थ कहलाओगे। तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रोगों का लैंगिक संचरण। तो अगर आप सेफली अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे लैंगिक संचरण रोग हो सकते हैं, लैंगिक संचरण के द्वारा रोग हो सकते हैं, जिसे STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया और सिफिलिस, ये सारा जो है इन्फेक्शन आपको हो सकता है, ठीक है। विषाणु से भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मस्सा, HIV, एड्स, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए आपको जब भी अपने आप को प्रिवेंट करना हो तो कह रहे हैं कि कॉन्डम का उपयोग करें। इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। अगर आप अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट में करते हो तो ये आप रोगों से बच सकते हो, ठीक है। फिर है गर्भरोधन। ये क्या होता है, तो गर्भरोधन रोकना, गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, ठीक है। कि जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर अगर एग और स्पर्म्स जो है मीट कर गए हैं, लेकिन अभी आपको गर्भ धारण नहीं करना है, तो इस प्रक्रिया को गर्भरोधन कहेंगे, ठीक है।